गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आज का डेट है 28 नवंबर 2025। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी बहुत ही प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिए बेटा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल गुड? व्हाट्स योर नेम? अरे नाम में क्या रखा है गाइस? माय नेम इज प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम। यस, नजर आ रही हैं। स्मृति कह रही है, गायत्री भी कह रही है, अमन भी कह रहा है, कौशिक भी कह रहा है, कोमल भी कह रही है, आकांक्षा भी कह रही है, और खुशबू और प्रिंस और बहुत सारे लोग। क्योंकि अगर मैं ऐसे नाम लेने जाऊंगी तो फिर सब बोलेंगे मेरा नाम भी ले लो मैम। फिर आपको तो पता ही है बेटा कि कैसे नाम लूं मैं सबका, बताइए, है ना। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है oogenesis। आर यू ऑल रेडी? आज एक बहुत बेहतरीन, बहुत कंसेप्चुअल, बहुत ही अच्छा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या हो गया, आप लोग उसको कर रहे हो क्या, रीलोड कर रहे हो? हाँ। और हम लेकिन सबसे पहले करेंगे बेटा क्विक रिवीजन लास्ट क्लास का, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। पहले हम बहुत आराम से अच्छी तरीके से लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे और फिर ही हम आज के क्लास को बेटा शुरू करेंगे, ठीक है? तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मैम होती तीसरी क्लास है बट बिल्कुल एनर्जी के साथ में ये क्लास होती है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, होगी ही ना, क्योंकि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप कीजिए ज्वाइन गाइज। और बेटा अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं। हैशटैग बेटा, इससे पहले कि कोई मुझे डांट दे, हमारे आंसू निकल आए, उससे पहले हम बोर्ड पे लिख देते हैं भैया, बहुत डर लगता है हमको, ठीक है। मैम लो वॉइस, सेजल कह रही है लो वॉइस, तो बेटा अपना वॉल्यूम बढ़ाना वहां का। आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, बढ़िया ही। चलो, कहेगी मैम जेन्युइनली लो था यार, मैम कैसी बातें कर रही हो यार। आवाज चेक कर लेना एक बार कि ठीक है ना, आवाज तो ठीक होती ही है। चलिए बेटा, इतना काफी है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कल का रिवीजन। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स एंड हमने पढ़ा अबाउट द लैक्टेशन प्रोसेस एंड हमने oogenesis बस थोड़ा सा स्टार्ट ही किया था, ठीक है। तो हमने पढ़ा अबाउट मेमोरी ग्लैंड्स आर दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स और सूडोरिफिक ग्लैंड्स। दे आर लोकेटेड ऑन द पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, जिसका रोल होता है लैक्टेशन में, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड फीडिंग द न्यू बॉर्न, ठीक है ना। फिर हमने बोला कि जो ये मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ईच मेमोरी ग्लैंड हैज बेटा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी कि अमाउंट ऑफ फैट कैन वेरी इन डिफरेंट मेमोरी ग्लैंड्स इन डिफरेंट फीमेल्स, बट देन एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू। तो ग्लैंड्यूलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू बेटा 15 से 20 मेमोरी लोब्स। एक बारी बहुत अच्छी तरीके से बेटा रिवाइज करो, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। एक बारी देखो कि सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं। हमने बहुत अच्छी तरीके से वैसे इसको कवर किया। तो हमने कहा मैम ईच मेमोरी ग्लैंड विच इज लोकेटेड ऑन पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, यहाँ कट एंड ऑफ द रिब्स दिख रहे थे तुम्हें और रिब्स के बीच बीच में इंटरकोस्टल मसल्स दिख रही थी। हमने तो सारे लोब्स नहीं बनाए क्योंकि बेटा हमारे पास इतनी जगह नहीं है, पर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर, और इसके अंदर होते हैं मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर होते हैं बेटा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हो एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई में ना केवल बेटा मिल्क बनता है, बल्कि इस एल्वियोलाई के अंदर मिल्क स्टोर भी हो सकता है, इस एल्वियोलाई के ल्यूमन के अंदर। डू यू रिमेंबर दिस सपोलो? चैतू कह रही है मैम गर्म पानी और नॉर्मल पानी मंगवा लो। बेटा ये देख बेटा, ये देख ऑलरेडी मंगवाया। चलो इधर देखो, हमने कहा मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होती है बेटा एल्वियोलाई। अब ध्यान दो, यहाँ पे एल्वियोलाई में बेटा जो सेल्स होती हैं, एल्वियोलाई की कुछ एपिथेलियल सेल्स होती है यहाँ पे, जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ।
दीज आर द एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स पर ही तो बेटा प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनसे प्रोलैक्टिन बाइंड करेगी और मिल्क की सिंथेसिस करवाएगी। बेटा मैंने बहुत थोड़ा सा गंदा बना दिया है यहाँ पे, बट कल मैंने अच्छा बनाया था। ये एल्वियोलाई, इतना बड़ा एल्वियोलाई, मेमोरी लोब लग रहा है। हमने एल्वियोलाई बनाई थी और हमने कहा था एल्वियोलाई में इस तरीके से एपिथेलियल सेल्स होती है ना बेटा जी। एक्चुअल में यहीं पे तो बेटा आपके रिसेप्टर्स है ना प्रोलैक्टिन के, जो मिल्क सिंथेसाइज करवाएगी। रिसेप्टर्स ऑन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मतलब एल्वियोलर सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, और यहाँ मिल्क इसके ल्यूमन में स्टोर भी हो सकता है। सही बात है मैम। अब बेटा ये इस लोब में तुम्हें जितनी भी एल्वियोलाई दिख रही है, एल्वियोलाई से निकलती है मैमरी टिब्यूल्स, और एक लोब की सारी टिब्यूल्स मिलके बनाती है मैमरी डक्ट को। तो ये मैमरी डक्ट हो गई। तो एल्वियोलाई से आया मैमरी टिब्यूल से आया मैमरी डक्ट, और फिर सेवरल मैमरी डक्ट्स मिलके आगे जाके एक स्वॉलन पार्ट बनाती है जिसे कहते हैं मैमरी एम्प्यूला, एंड एम्प्यूला ओपन्स आउटसाइड वाया लैक्टिफेरस डक्ट। तो बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट मिलके बेटा ओपन हो रहे होते हैं इन द निपल्स, जहां से बेटा क्या होगा, मिल्क विल बी सक्ड आउटसाइड। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं, पिटाई लगेगी। क्लियर हो गया बेटा, आप सबको क्लियर हो गया? ठीक है, ये हमने मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। फिर हमने ये फ्लो चार्ट बेटा याद रखना है, क्योंकि आपसे फ्लो ऑफ मिल्क पूछा जाएगा कैसे कैसे। ऑल्सो डू यू रिमेम्बर बेटा, यहाँ पे एल्वियोलाई के चारों ओर एक मसल लाइक एपिथेलियल सेल्स थी, जिसे हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। ऐसी एपिथेलियल सेल्स जो मसल जैसा बिहेव करती है। हमने कहा प्रोलैक्टिन तो बेटा मिल्क सिंथेसिस के काम में आएगी, तो प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स वहां पे होंगे जहां मिल्क सिंथेसाइज हो रहा है, यानी एल्वियोलर सेल्स पे, यानी कि एल्वियोलाई के एपिथेलियल सेल्स पर। बट मिल्क को अगर बाहर आना है, मैंने तुम्हें एक बलून का एग्जांपल दिया था, जो होली में अक्सर बेटा होली खेले, आने वाली है ना होली, भाई बहुत दूर है, बट एनीवे होली में वो जो बलून, बहुत गंदी बात होती है, मत फेंका करो भाई बलून ऐसे, ठीक है, चोट भी लग जाती है। वो जो बलून जिसमें पानी भरते हैं, ऐसा इमेजिन अगर करें कि ये एक बलून जैसा है एल्वियोलाई, इसमें से हमें ये मिल्क को बाहर निकालना है, तो इसको स्क्वीज करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये स्क्वीज होती है क्योंकि इसके चारों ओर ये मायो एपिथेलियल सेल्स जो है, जो मसल जैसा बिहेव करे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसके ऊपर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसे मैं कह रही हूँ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। जब ये बाइंड करता है बेटा, तो मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो तुम्हारी एल्वियोलाई पिचकेगी और बेटा मिल्क विल बी सक्ड आउटसाइड। ठीक है ना, मिल्क विल बी गोइंग आउटसाइड। बट एक्चुअल में जो लैक्टेशन का प्रोसेस है बेटा, वो कैसे होता है, जब तक बच्चा सकल नहीं करेगा तब तक बेटा मिल्क ये बाहर नहीं आ रहा। और मैंने तुम्हें ये पूरा न्यूरल और हार्मोनल मैकेनिज्म जो समझाया है, ये एक्चुअल में इसी तरीके से काम करता है। बच्चे की सकलिंग जब होती है ना बेटा, तभी मैमरी ग्लैंड से न्यूरॉन्स जो होती है इंफॉर्मेशन को लेके जाती है हाइपोथैलेमस के पास। ये न्यूरॉन्स जब इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास लेके जाती है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देते हैं कि अब मिल्क बनाना भी है और मिल्क को बाहर रिलीज भी करना है। तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है बेटा जो उसके अंदर हार्मोन स्टोर था ऑक्सीटोसिन, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है बेटा प्रोलैक्टिन बेटा मिल्क बनवाने लगता है और ऑक्सीटोसिन उस मिल्क को इजेक्ट करने लगता है। दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म जो सकलिंग की वजह से बेटा मिल्क बाहर आ रहा है। हम कहते हैं कि यार इनिशियल डॉक्टर्स, हमने कल पढ़ा, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि यार फीडिंग करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए इनिशियल फ्यू डेज में। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि बेटा न्यूली बॉर्न बेबी की इम्यूनिटी में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क इज स्लाइटली येलोइश, इट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, एंड इट इज वेरी वेरी रिच इन जो भी है बेटा, इट इज रिच इन बेटा एंटीबॉडी IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप A, एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा है, और इसीलिए बेटा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवरऑल मिल्क में भी देखोगे, ओवरऑल मिल्क हैज बेटा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, इट हैज मिल्क प्रोटीन, इट हैज मिल्क शुगर एंड पुअर आयरन कंटेंट। ये मैंने आपको कल की क्लास में बेटा लिखवाया था, यहाँ तक की कहानी। और मैंने थोड़ा सा तुम्हें हार्मोनल रेगुलेशन भी समझाया था रिलेट करके, उसको भी मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो यूजुअली आप देखते हो हाइपोथैलेमस के पास एक होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन यूजुअली बिकम्स डोमिनेंट जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है। रिलीजिंग हार्मोन जब डोमिनेंट होता है प्रेगनेंसी के वक्त में, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाती है। प्रोलैक्टिन के दो काम होते हैं, एक होता है मैमोट्रोफिक इफेक्ट, एक होता है लैक्टोजेनिक इफेक्ट।
प्रेगनेंसी के दौरान मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है, मैमोट्रोफिक इफेक्ट करवाता है यही प्रोलैक्टिन, और इसका जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट होता है यानी कि मिल्क सिंथेसिस वाला जो वो होता है वो यूजुअली दिखता है व्हेन द प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप्स डाउन, यूजुअली बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी होनी है या आफ्टर डिलीवरी आप कह रहे हो, जब बेटा प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का हाई अमाउंट जो है इसके लैक्टोजेनिक इफेक्ट को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोसेस इनहिबिट करके रखता है, बट व्हेन प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप्स डाउन तो इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट भी दिखने लगता है और मिल्क सिंथेसिस ये बहुत प्रॉपर्ली करवा पाता है। आज हम बेटा कहाँ स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन टॉपिक है, मैं आपसे पक्का वादा कर रही हूँ लेक्चर पढ़ने के बाद तुम्हें सच में बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में। द टॉपिक इज oogenesis, ठीक है? पेशेंस के साथ में धीरे धीरे करके रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है ना? धीरे धीरे यू विल बी एबल टू रिलेट। हमने थोड़ा बहुत बेसिक चीजें मैंने तुम्हें बताई थी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में काफी सारे डिफरेंसेस है, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, कुछ PYQs भी है वो भी करेंगे। तो oogenesis जो होती है गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है इन केस ऑफ फीमेल, जहां आपको एक मेच्योर फीमेल गेमीट बनते हुए दिखेगा अंत में, जिसे हम कहते हैं ओवम। एंड द प्रोसेस ऑफ गेमीट फॉर्मेशन इन केस ऑफ मेल, उसको तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस बोला था, जो प्यूबर्टी के वक्त में चालू हुआ था, जिसमें प्यूबर्टी के वक्त में जब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और FSH LH बढ़े थे तब वो चालू हुआ था। लेकिन oogenesis अभी तुम देखोगे बिफोर बर्थ चालू हो जाता है, जब वो बच्ची मम्मी के यूट्रस के अंदर थी तो यूट्रस में ही यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में oogenesis चालू हो जाती है एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज वो रुक जाती है। हमने कहा था कि यार oogenesis में ना दो चीजें, आपको तीन चीजें एक्चुअल में साइमल्टेनियसली तुम्हें पढ़नी है। एक कि मैं कौन से टाइम पीरियड की बात कर रही हूं, क्योंकि आप देखोगे फीमेल की फीटल लाइफ में कुछ कुछ चीजें चल रही होती है, फिर जब वो पैदा हुई, पैदा से लेके बेटा पूरे चाइल्डहुड, जब तक वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची तब तक कौन कौन सी चीजें हो रही है, फिर प्यूबर्टी से लेके जब तक उसको मेनोपॉज नहीं आ रहा है तब तक कौन कौन सी चीजें हो रही है, ठीक है? तो टाइम पीरियड देखना है, साथ में हमें बात करनी है कि हम कौन से बेटा, क्या ऊगोनिया की बात कर रहे हैं, क्या प्राइमरी oocyte की बात कर रहे हैं, यानी डेवलपिंग एग का कौन सा स्टेज है उसकी हम बात कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हमें पढ़ना है कि वो एग किस फॉलिकल के अंदर तुम्हें दिख रहा है, तो फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर की हमें बात करनी है। सो यूजुअली मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले बेटा आपको यही फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ाती हूँ, और मैंने कल की क्लास में आपको यही समझाया था कि पहला प्राइमरी फॉलिकल मैंने तुम्हें बता दिया था, फॉलिकल इज लाइक द आर्म के अंदर की गुठली इज लाइक द डेवलपिंग एग, ठीक है ना? तो मैंने कल आपको प्राइमरी फॉलिकल के बारे में बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैं वापस से आज बना दूंगी ताकि मैं उसको फ्लो चार्ट में कंटिन्यू करके बना सकूं। युवराज कह रहा है रिवीजन डन हो गया है मैम, वेरी गुड, थम्स अप दे दो। और बेटा क्या हम फिर एक बारी बता दीजिए, फुल जी की डायग्राम क्यों लेके आई हूं मैं, फुल जोश और फुल एनर्जी के साथ में शुरू कर सकते हैं बेटा oogenesis के टॉपिक को। यस एवरीबॉडी, देखो तुम अगर नहीं भी बोलोगे तो तुम्हें तो मालूम ही है कि करेंगे तो हम है ही स्टार्ट, उससे अच्छा बेटा हाँ में हाँ मिलाइए। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, प्राइमरी फॉलिकल डन हो गया था मुझे मालूम है, लेकिन हम एक बारी और करेंगे, ठीक है ना? फॉलिकल्स का सारा स्ट्रक्चर करने के बाद हम प्रोसेस ऑफ oogenesis में आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, ठीक है, डन 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 डन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार बेटा, ये हुई ना बात, बहुत खूब, ठीक है। चलिए, हमने कल की क्लास में इस स्ट्रक्चर को बनाया था, देख लेना एक बारी आप अपने ड्राइंग में आपने क्या बनाया। हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया था जिसे हमने कहा कि मैम दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी oocyte, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte जो मेरे से अभी बिल्कुल ही गंदा सा बन रहा है, ये प्राइमरी oocyte की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थी कि इसके अराउंड होता है सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये बेटा मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्रैन्युलोसा सेल, क्योंकि हमने जब केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था और आगे जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी, ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये पूरा टॉपिक oogenesis का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़िए इसको, सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए है ना, अच्छे से ही पढ़ने हैं। आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे मैंने कहा दिस इज तो व्हाइट वाला, ये प्राइमरी oocyte है तुम्हारा, और ये जिस फॉलिकल के अंदर तुम्हें दिख रहा है दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। वैसे इससे पहले भी एक फॉलिकल होती है जिसे कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, बट इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। प्राइमरी फॉलिकल से शुरू करा हुआ है एनसीईआरटी ने कि यार प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, और प्राइमरी फॉलिकल साइड में लिख लो कि ये कौन सा फॉलिकल है मैम, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। एंड प्राइमरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि इसके अंदर सबसे पहले याद रखना है कि कौन सा oocyte है, तो इसके अंदर oocyte है द प्राइमरी oocyte,
एंड ये याद रखना है मैम कि यही जो प्राइमरी oocyte है, इसके अराउंड जो तुम्हें ये दिख रहे हैं, दीज आर द बेटा सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। ये इसकी खास बात है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स अगर तुम्हें दिख रही है, दैट इज बेटा प्राइमरी फॉलिकल। मैम ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के बारे में थोड़ा सा बता दो यार। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होती है ना सपोलो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि फॉलिकल्स जो होती है वो ईस्ट्रोजन बनाती है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कि मैंने कहा था, मैंने कहा है, मुझे याद है, और मैं वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये चीज पढ़ाऊंगी तुम्हें। तुम्हें पता है कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें अभी, जो फॉलिकल के, ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, और ये जो फॉलिकल्स है ये भी ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। ईस्ट्रोजन सिक्रीटिंग मेन सेल्स आप देखोगे वो फॉलिकल्स होती हैं, और फॉलिकल्स में स्पेसिफिकली कौन ईस्ट्रोजन बनाता है? दैट इज दीज ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये वो सेल्स हैं बेटा जो एक्चुअल में सिक्रीट करती हैं, इट सिक्रीट्स बेटा द हार्मोन कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन। ये एक्चुअल में ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं सपोलो। दिस इज द हार्मोन which is secreted by the developing follicles। सही है? किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? एक सेकेंड रुकना, इसको डब्बे में डाल देती हूँ। ठीक है, सही है मैम। अब बेटा जब आपको सेकेंडरी फॉलिकल दिखेगी तो सेकेंडरी फॉलिकल की शक्ल कैसी दिखती है? अब हम सेकेंड फॉलिकल बनाने जा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल कि मैम सेकेंडरी। और बेटा आइडेंटिफिकेशन, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है कि बताओ प्राइमरी फॉलिकल कैसा दिखता है, सेकेंडरी फॉलिकल कैसा दिखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैम सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं जरा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी फॉलिकल। अब आप बनाइए क्योंकि आपको यहां से कंटिन्यू करना है। अब मैम सेकेंडरी फॉलिकल की क्या खास बात है? तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर पहले oocyte बनाते हैं, इसके अंदर अभी भी तुम्हें प्राइमरी oocyte ही दिखेगा। ठीक है, अब फॉलिकल कैसा दिख रहा है? अब यहां तुम देखोगे ना बेटा, यहां नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स इंक्रीज हो जाती है। एनसीईआरटी ने कहा भी इट इज सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। और जैसे जैसे ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ रही है ना बेटा, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन भी बढ़ेगा। आप देखोगे कि टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। ये मैंने क्या किया है बेटा, मैंने ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ा दिए हैं। तो एनसीईआरटी कहती है प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, एंड जब तुम आगे बेटा बढ़ते जा रहे हो सेकेंडरी फॉलिकल बनाते जाओ बेटा मेरे साथ साथ, तो मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। इसकी सिर्फ खास बात ये नहीं है कि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, बल्कि यहाँ पे बेटा एक न्यू लेयर आ जाती है। मैं इसको कौन से कलर से बनाऊंगी पता है? मैं इसे येलो कलर से बनाती हूँ। एक नई लेयर आ जाती है बेटा जिसे हम कहते हैं थीका। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल। लेबलिंग करो, और मैं बता रही हूं ना इस तरीके से पढ़ते जाओ, आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक। ये थीका नाम की एक न्यू लेयर, मैं न्यू इसीलिए लिख रही हूं क्योंकि प्राइमरी में नहीं था ये। एक न्यू थीका लेयर तुम्हें दिख रही है। ग्रैन्युलोस, ऐसे लिखो, मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। तुम्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर ज्यादा दिख रहा है बेटा, है ना? और तुम्हें यहां जो oocyte दिख रही है बेटा, दिस इज स्टिल द प्राइमरी oocyte। सो सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, रिमेंबर फॉलिकल्स किसके इन्फ्लुएंस में ग्रो कर रही है? फॉलिकल्स ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन फॉलिकल्स को कौन ग्रो कराता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रो कराती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारे पास होता है टर्शरी फॉलिकल। अब ये ग्रो करेगी तो अगला फॉलिकल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल की क्या खास बात है? टर्शरी फॉलिकल की शक्ल सूरत बनाते हैं जरा। व्हाट इज द फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल? बनाते हैं गाइज। ठीक है, और ये बनाते हैं, और ये बनाते हैं।
ठीक है, कितना खूबसूरत फॉलिकल बनाया भाई। टर्शरी फॉलिकल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टर्शरी फॉलिकल इज पहला फॉलिकल बेटा जहां एक तुम्हें फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखती है फॉलिकल के अंदर। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी तुम्हें दिखती है फॉलिकल के अंदर, ये जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंट्रम। तो अगर तुमसे पूछा जाए पहली बारी एंट्रम कहां देखने को मिला, तो पहली बारी एंट्रम तुम्हें देखने को मिलता है बेटा इन द टर्शरी फॉलिकल। एंट्रम क्या है? ये वाला स्पेस एंट्रम होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अभी तक तुम्हें कोई कैविटी नहीं नजर आई थी, पहली बारी तुम्हें एंट्रम नजर आता है बेटा इन द टर्शरी फॉलिकल। ऑल्सो बेटा टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो तुम्हें सेकेंडरी में ये थीका लेयर दिखी ना, टर्शरी में यही थीका बेटा डिवाइड कर जाती है। एक बाहर वाली लेयर होती है जिसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और एक अंदर वाली लेयर होती है बेटा जिसे कहते हैं थीका इंटरना। यानी कि इन द टर्शरी फॉलिकल तुम्हें थीका दो पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिखती है। अब इसमें बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्ना मतलब एक्सटीरियर आउटर वाली, इंटरना मतलब अंदर वाली, है ना। इसके अलावा तुम्हें ये दिखा मैम, पहली बारी हमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है फर्स्ट टाइम अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम तुम्हें देखने को मिलता है इन द टर्शरी फॉलिकल। और एक बहुत खास बात बता रही हूं, ऊसाइट को मैं अभी लिख रही हूं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। मैं आगे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी कि मैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ऐसे क्यों लिख रही हूं। जानने के लिए एपिसोड को बेटा आगे देखते रहिए, ठीक है ना। एपिसोड का यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे स्नेक्स। देखिए इसके बाद हम वेंसडे को मिलेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ चलो, मस्त है। अब हम बेटा टर्शरी फॉलिकल से आगे जाके बनाएंगे सबसे बड़ा मैच्योर फॉलिकल, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूं, सरल बातें बता रही हूं। प्राइमरी oocyte सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, और प्राइमरी oocyte होती है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। सेकेंडरी oocyte में एक नई लेयर आती है जिसे कहते हैं थीका, और ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है। टर्शरी फॉलिकल की खास बात होती है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पहली दफा देखने को मिलता है जिसे एंट्रम कहते हैं। oocyte को मैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों कह रही हूं, क्यों कह रही हूं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। और तुम्हें थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना दिखती है। बस इसे डन कीजिए, इसे डन कीजिए गाइस जल्दी। यस एवरीबॉडी, पक्की बात कर लिया सब लोगों ने, बना रहे हो ना साथ के साथ। आप बहुत आप ना, पता है एक टिप है मेरी आप लोगों के लिए, कभी भी आगे भी कभी पढ़ाई करते हो ना, तो हमेशा बहुत सिस्टमैटिक वे में चीजों को पढ़ा करो, सिस्टमैटिक वे में चीजों को लिखा करो, बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर यू टू एक्चुअली रिवाइज एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर उसी टॉपिक को तुम बहुत गंदी तरीके से लिखोगे ना, भले ही तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया, गंदी तरीके से लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल ऐसे लिखा हुआ है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू। थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्लो चार्ट्स और ऐसे फॉर्म में लिखते हो ना, तो टॉपिक्स की क्लैरिटी पढ़ते वक्त में तुम्हें ज्यादा बेटर लगती है। भले ही दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें में कंटेंट सेम है, बट फिर भी इट बिकम्स ईजियर जब तुम थोड़ा क्लैरिटी के साथ में बनाते हो या पढ़ते हो, है ना। आगे फ्यूचर में भी कभी पढ़ोगे, यू नो, फॉर दैट आई एम सेइंग, बोलते हैं ना क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, लाइफ में भी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगली चीज बेटा मैं जो बना रही हूं दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, है ना। अगली चीज जो मैं बना रही हूं दैट इज ग्राफियन फॉलिकल, ये सबसे मेच्योर फॉलिकल होता है। इसके बाद बेटा ये फॉलिकल और बड़ा नहीं हो पाएगा, इसके बाद ये फटेगा, क्योंकि अभी ये बड़ा हो चुका है बेटा, बहुत भर चुका है बेटा, दुनिया के तानों से अब ये भर चुका है। So the next follicle that we are going to make is the most mature follicle, that is Graafian follicle. अब बनाते हैं यार ग्राफियन फॉलिकल। ये कौन सा रंग आ गया भाई, ठीक है चलो।
कुछ ज्यादा नहीं बड़ा बना दिया मैंने, मेरे को लग रहा है मेरे पास कुछ ज्यादा ही जगह थी, तो मैंने कहा कि भाई जितनी जगह है उसको यूटिलाइज कर लो, तो हमें इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ना मेरा सर्कल भी थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बट कोई नहीं। बेटा मेरे को ना यहाँ एक चीज तुम्हें समझानी है, एक चीज देखना, ठीक है? पहले मैं एक चीज तो क्या, मुझे तो समझाना ही है पूरा, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है। अंडू अंडू और अच्छे से बनाते हैं। वेरी वेल डेवलप्ड एंट्रम, एंट्रम वेरी वेल डेवलप्ड यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, लेकिन यहाँ की स्पेशल बात सिर्फ एंट्रम नहीं है। नहीं, मुझे पिंक चाहिए, पिंक। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, हटाओ यार। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हें ऊसाइड दिख रही है, जो मैंने व्हाइट कलर से ये बनाई है ना, इसीलिए मैं पहले तुम्हें बता दे रही हूँ ताकि तुम्हें कलर डिफरेंशिएट करने में हेल्प हो। ये ऊसाइट जो होती है इन ग्राफियन फॉलिकल, ये ऊसाइट होती है सेकेंडरी ऊसाइट। ये सेकेंडरी ऊसाइट बेटा अपने अराउंड एक लेयर सिक्रीट करती है, जो मैं ना ब्लू कलर से बना रही हूं। पहले तुम ये देखो, ये अपने अराउंड एक लेयर सिक्रीट करती है बेटा, जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये अपने अराउंड एक नॉन सेल्यूलर लेयर, ये सेल्स की नहीं बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेटा ग्राफियन फॉलिकल इज दैट सेकेंडरी oocyte होता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जो अपने अराउंड एक लेयर सिक्रीट करती है, विच इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, याद रखेंगे। ग्राफियन फॉलिकल में ही तुम्हें जोना पेल्यूसिडा दिखता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि आगे जब आप फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां ये लेयर काम आएगी, वहां इस लेयर का रोल होगा। सो जोना पेल्यूसिडा तुम्हें दिख रही है। जोना पेल्यूसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर दैट यू ओनली सी इन केस ऑफ बेटा, इन केस ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। उसके अलावा बेटा देखो यहाँ पे एंट्रम जो होता है ना, ये और अच्छा वेल डेवलप्ड एंट्रम दिखता है तुम्हें, उससे भी ज्यादा डेवलप्ड एंट्रम दिखता है। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना अभी भी वही है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो ऊसाइट है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, वो सेकेंडरी ऊसाइट होती है बस, ठीक है ना? तो इसे फटाफट से बना लो एक बारी। चलो, दिस इज वेरी वेल डेवलप्ड एंट्रम, वेरी वेल डेवलप्ड एंट्रम। यहां तुम्हें वेरी वेल डेवलप्ड एंट्रम दिख रहा है। यहां तुम्हें ये तो बेटा सेम है ना, ये थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना तो पहले भी थी, अभी भी है। थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, तो इसमें तो कोई लोड नहीं है, ये तो सेम टू सेम है। फिर बेटा तुम्हें यहां जो लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाली, जोना पेल्यूसिडा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये पहली दफा यहाँ पे दिखी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट जोना पेल्यूसिडा, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार मार्क, एंड देन वी विल राइट इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। एनसीईआरटी ने क्योंकि दिया हुआ है कि नॉन सेल्यूलर मतलब सेल्स की नहीं है, तो किसकी बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन। नॉन सेल्यूलर लेयर secreted by secondary oocyte, ठीक है? और जो यहां oocyte है उसको तो तुम क्लियरली कह रहे हो दिस इज सेकेंडरी oocyte। अब जैसे कि सपोलो मैंने कहा, अगर तुम्हें देखना हो ये बेटा कौन से हार्मोन के प्रेजेंस में ये ग्रो कर रही है सारी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी तुम पढ़ोगे, ओवरी में जब फॉलिकल्स ग्रो करती है उससे फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया यार। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये सबसे मेच्योर फॉलिकल है, दिस इज द मेच्योर फॉलिकल। यही फॉलिकल बेटा टूटेगा, ठीक है ना? किसके प्रेजेंस में टूटेगा बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगेन ये वाला टॉपिक भी हम उसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन में कवर कर चुके हैं कि जब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा ना सपोलो, तो ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चरिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में होती है, और जब ये रप्चर करता है तो इसमें से
इसके अंदर की जो स्टेज है एक्चुअल में ओव्यूलेशन के वक्त में क्या रिलीज होती है, जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन हो रही है, मंथली जो एग रिलीज हो रहा है, एक्चुअल में वो सेकेंडरी oocyte होती है, वो स्टेज होती है जो रिलीज होती है, इट्स नॉट द ओवम, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम तो है नहीं, मैंने तो सेकेंडरी oocyte लिखा हुआ है। सो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड अपॉन ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब ग्राफियन टूटता है। और ग्राफियन जब टूट जाता है तो इसकी बच्ची कुची बॉडी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत जरूरी है। कंसेप्ट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे पढ़ेंगे। तो हम कह रहे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब होता है तो हम ऐसे लिख देंगे, अंडर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन रप्चर्स, secondary oocyte released means Sapolo ovulation and its remnants, बचा कुचा remnants form a yellowish body, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन काम पता है क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना, बट ये कुछ अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है। और ये वाले पॉइंट्स हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में लिखेंगे बेटा, ये क्या क्या रिलीज करती है, क्या क्या हार्मोन बनाती है। आप चाहो तो ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना लो, येलोइश बॉडी, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम वर्ड आया है, ल्यूटियम का मतलब ही येलोइश, ठीक है ना। सो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। और वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है कॉर्पस ल्यूटियम, लेटर ऑन बेटा गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ व्हाइटिश बॉडी कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकन्स, बट नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, आप चाहो तो लिख सकते हो। अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेटर ऑन दिस कॉर्पस एल्बिकन्स, बट अतिरिक्त ज्ञान है, ठीक है ना। कॉर्पस एल्बिकन्स व्हाइटिश, और ये भी लिख दे रही हूं नॉट इन एनसीईआरटी। बस हमने फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, हमने ये देख लिया कि कौन सी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब तुम्हें फॉलिकल्स की प्रॉपर्टी पता चल गई कि फॉलिकल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि किसकी शक्ल सूरत कैसी दिखती है, तुम सारा कर पाओगे। बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलोड है। एनसीईआरटी में जो जो चीजें जिसके लिए दी हुई है हमने एग्जैक्टली वैसे वैसे लिखा है बेटा, ठीक है ना। अब फॉलिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें पता चल गई है, किसके अंदर कौन सा oocyte है ये तुम्हें पता चल गया है। अब हम एक्चुअल में ना बेटा oogenesis स्टार्ट कर सकते हैं कि oogenesis में कौन से टाइम पीरियड में, कौन से oocyte में, कौन से oocyte की बात कर रहे हैं और किस फॉलिकल की हम बात कर रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रॉपर्ली स्टार्ट विद द oogenesis। तो तुम्हें अब जब मैं फॉलिकल्स बताऊंगी तो तुम रिलेट कर पाओगे कि अच्छा मैम इसके अंदर ये वाला oocyte था, अच्छा मैम इसके अंदर ये वाला oocyte था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेटा oogenesis प्रोसेस। आप लैंडस्केप में इसे करेंगे, बिल्कुल मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करते करते पढ़ाऊंगी, और एंड में जब oogenesis खत्म हो जाएगा तो हम बेटा लास्ट में डिफरेंसेस भी लिख लेंगे, जो जो हमें समझ में आए, जितना भी साइकिल हमने पढ़ा उससे, ठीक है। या थोड़ा एसी ठंडा कर देना। डंडना डंडन कर लीजिए, डंडना डंडन एवरीबॉडी। पक्की बात, सारे बच्चों ने कर लिया। कॉपी को लैंडस्केप में करना है, ठीक है ना। कॉपी को लैंडस्केप में करना है, लैंडस्केप पे बनाएंगे। ऑल राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अच्छा सपोलो देखो, ये जो डायग्राम दिया है ना एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी से दिखा दूंगी। आप में ये डायग्राम वापस से बनाने की जरूरत नहीं है कि मैम ये वाला डायग्राम भी वापस से बनाए, क्या नहीं। मैंने जो आपको फॉलिकल्स बनवाए हैं ना बेटा, और मैंने आपको ओवरी का सेक्शन समझाया था। ओवरी में स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, सेंटर वाला मेड्यूला होता है, मेड्यूला में ब्लड वेजल्स दिखते हैं, नर्व्स दिखती हैं, और यहाँ पे डेवलपिंग फॉलिकल्स दिखते हैं। बट एनसीईआरटी से डायग्राम हम जरूर देख लेंगे कि कौन सी फॉलिकल को, कौन सी स्टेज को कौन सा फॉलिकल मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। उन्हीं फॉलिकल्स को अगर तुम, जो मैंने अभी बनवाया ना, उसी को अगर तुम बेटा इसके अंदर बना दोगे ना, क्या बोलते हैं ओवरी के अंदर, तो वही सेम चीज है, ठीक है ना। अब चलो देखते हैं
oogenesis। तो oogenesis में हम क्या करेंगे, हमने बेसिक पॉइंट्स तो लिखे हुए थे, कब स्टार्ट हुआ एंड ऑल। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक साइड में मैं बात करूंगी बेटा टाइम पीरियड की, एक साइड में मैं लिखूंगी टाइम पीरियड। सबसे ज्यादा स्पेस तुम्हें छोड़ना है सेंटर वाले के लिए, ठीक है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा जगह छोड़नी है तुम्हें। और मैं तो कह रही हूं तुम लैंडस्केप में कर रहे हो, तुम्हारे पास इनफ स्पेस है, लैंडस्केप में इनफ स्पेस होता है। कई लोग पोर्ट्रेट में भी कर लेते हैं इसको, क्योंकि पोर्ट्रेट में भी कॉपी अगर चौड़ी है तो हो जाता है मैनेज। ऐसा नहीं कि लैंडस्केप में करना पड़ता, लैंडस्केप में यू गेट इनफ स्पेस, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कितना स्पेस चाहिए कितना नहीं। यहां लिखेंगे हम द टाइम पीरियड, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बेटा पॉइंटर्स है जो तुम्हें याद होने चाहिए। यहां लिखेंगे हम डेवलपिंग एग या oocyte, यहां लिखेंगे हम फॉलिकल। नाउ एक्चुअल में हम सबसे पहले जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है oogenesis, तो हम देखेंगे अभी बेटा फीटल लाइफ टिल बर्थ। एम्ब्रियोनिक लाइफ से जन्म तक फीमेल की बॉडी के अंदर, आप इमेजिन करो बेटा, एक्चुअल में इट इज सो इंटरेस्टिंग टू सी, है ना, नेचर इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि फीटल लाइफ में बच्ची मम्मी के यूट्रस के अंदर है, तभी से oogenesis स्टार्ट हो गई, है ना, इट्स एक्चुअली वंडरफुल। और लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस कब चालू हुआ, जब प्यूबर्टी का टाइम था, 13-14 साल, 12-13-14 साल की उम्र में। अब फीटल लाइफ से लेके जन्म तक फीमेल की बॉडी के अंदर, बच्ची की बॉडी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या क्या आपको दिख रहा है ना, देखो कंपेयर भी करेंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। हमने जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, सपोलो स्पर्मेटोजेनेसिस में चालू किया था द मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, ऐसे ही, और उसकी प्लॉइडी कितनी थी 2n, 2n को तुम 46 लिख सकते हो, 2n को तुम 44 प्लस XY लिख सकते हो इन केस ऑफ मेल। याद आ रहा है? अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस भी रिवाइज होगी साथ के साथ। वहां पे तुमने क्या चालू किया था, अगर किसी को थोड़ी कंफ्यूजन है ना, अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस वाला नोट्स निकालो और देखो उसको। वहां पे तुमने क्या किया था, स्पर्मेटोगोनिया से चालू किया था और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिफरेंशिएशन करी थी। यहां पे भी तुम बेटा oogonia से चालू करोगे फीटल लाइफ में। एनसीईआरटी कहती है इन फीटल लाइफ couple of million oogonia are present in each fetal ovary and no more oogonia are added after birth. Listen to me carefully. NCERT says in the fetal life हम वहां पे स्पर्मेटोगोनिया से चालू करते हैं, यहाँ oogonia से चालू करते हैं, वो भी 2n ये भी 2n, वो भी 46 ये भी 46, बस डिफरेंस ये है कि वो 44 प्लस XY होता है, ये 44 प्लस XS होता है। वो भी माइटोटिकली डिवाइड करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, ये भी माइटोटिकली डिवाइड करती है, बट एनसीईआरटी कहती है अ कपल ऑफ मिलियन oogonia आर प्रेजेंट, यानी कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन oogonia आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी एंड नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ। जितने oogonia है एम्ब्रियोनिक लाइफ में दिख रहे हैं तुम्हें, उतने ही oogonia है, उसके बाद तुम्हें और कोई oogonia नहीं दिखती है जितनी है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। और कितनी है, 2 मिलियन इधर 2 मिलियन इधर, समझ गए? 2 मिलियन oogonia आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी। जैसे वो माइटोटिकली डिवाइड करेगी, ये भी माइटोटिकली डिवाइड करती है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां से चालू करूं, ठीक है, सारे पॉइंटर्स लिखेंगे, पहले आप समझना है, समझना इज इंपॉर्टेंट। अरे यार ये क्या है, यहां से हमने बनाया, ये हमारी oogonia है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं इसकी प्लॉइडी कितनी है मैम 2n, और सारे पॉइंटर्स बेटा वी विल राइट डाउन एवरीथिंग, कंसेप्चुअली समझो पहले। वी स्टार्टेड विद दिस oogonia, couple of million oogonia are present in each fetal ovary। 2n को मैं लिख सकती हूं मैम 44 प्लस XX, ठीक है। क्या कर रही है मैम, माइटोटिक डिफरेंशिएशन, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है। अब मेरे पास बेटा ऊपर के लिए जगह नहीं बची ना, एक सेकंड रुको, अगर मुझे उसे डिवाइड करते हुए दिखाना है तो मुझे जगह चाहिए ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना,
थोड़ा छोटा बना देती हूँ। क्या किया है मैंने माइटोटिकली इसे डिवाइड करवाया है। यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? माइटोटिकली डिवाइड, माइटोटिकली डिवाइड, माइटोटिकली डिवाइड। लेकिन ये कब तक चल रहा है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही है, ठीक है ना। दिस इज 2n, ऑल ऑफ दीज आर बेटा oogonia, ये सारे क्या है? oogonia है। माइटोटिक डिवीजन से प्लॉइडी तो चेंज नहीं हुई, माइटोटिक डिवीजन से प्लॉइडी तो चेंज नहीं हुई, हाँ या ना। और बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो इसे किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज आर बेटा oogonia, ठीक है, करेक्ट है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ते हो, अगला फेज क्या होता है? अगला फेज होता है ग्रोथ का। मतलब कि आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसे बनी थी? यही जो आपकी कुछ स्पर्मेटोगोनिया थी, दे इंक्रीज्ड इन साइज एंड दे फॉर्म्ड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डू यू रिमेंबर? देखो एक बारी खोल के, प्लॉइडी चेंज नहीं हुई है ना। कुछ ये जो तुमने ये प्राइमरी ये जो तुमने स्पर्मेटोगोनिया बनाई थी, उसी का साइज इंक्रीज किया था और तुमने कहा था कि दे आर नाउ कॉल्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डिड वी से दैट? मुझे सिर्फ साइन में थम्स अप देना या यस देना, ठीक है ना। हमने यही पढ़ा था। एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे होगा। यहाँ जो oogonia होगी, अगेन इसके साइज में इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगी एंड दे कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte। ये सब एम्ब्रियोनिक लाइफ में चल रहा है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो जितनी भी oogonia आपके पास अभी है, 2 मिलियन oogonia, ईच फीटल ओवरी दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte। जितनी भी oogonia है साइज में इंक्रीज हुई और बेटा कन्वर्ट हो गई इनटू प्राइमरी oocyte। प्लॉइडी इसकी 2n ही है। ये सब एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो रहा है। आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसा स्पर्मेटोजेनेसिस में हो रहा है वैसा ही यहां हो रहा है। मैं तुम्हें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हूं। तुम्हें पता है बेटा, ये जो 2 मिलियन oogonia ईच फीटल ओवरी में, जैसा एनसीईआरटी कहती है, हमारे पास इससे ज्यादा थी। जब एक फीमेल फीटस अराउंड हाफ ऑफ द, मतलब 4-5 महीने की, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक अगर आप देखोगे, 6 से 7 मिलियन oogonia होती है। 6 से 7 मिलियन oogonia थी पहले, लेकिन वो उनमें से कई सारी oogonia डेथ हो जाती है, अट्रेशिया हो जाता है, मर जाती है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी ने सिर्फ लिखा हुआ है कि 2 मिलियन इधर 2 मिलियन इधर। समझ गए? हम एनसीईआरटी वाला ही फॉलो कर रहे हैं कि मैम एम्ब्रियोनिक लाइफ में 2 मिलियन oogonia इधर 2 मिलियन oogonia इधर, प्लॉइडी होगी 2n, माइटोटिकली डिवाइड करती है और आपको बर्थ के बाद कोई नई oogonia नहीं दिखती, क्योंकि बेटा एम्ब्रियोनिक लाइफ में यही oogonia जितनी थी आपके पास, अगर 100 oogonia है तो ये कन्वर्ट हो जाती है 100 प्राइमरी oocyte में। प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, साइज इंक्रीज हुआ, प्लॉइडी इज स्टिल द सेम 2n, दैट इज 44 + XX। लेकिन यहां पे अब हम बात करेंगे फॉलिकल की, और मैं एनसीईआरटी का ही फॉलिकल बता रही हूँ, प्राइमरी फॉलिकल। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में तुम्हें दिखता है ये जो प्राइमरी oocyte की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी प्लॉइडी 2n है, 44 + XX है, जो oogonia के साइज इंक्रीज होने से बना। 100 oogonia तो 100 प्राइमरी oocyte, ये oogonia मौजूद होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, जो तुमने अभी अभी पढ़ा। और जब हम पैदा होंगे तो कौन सी स्टेज के साथ पैदा होंगे, कौन से फॉलिकल के साथ में पैदा होंगे, अभी हम देखते हैं। सब कुछ एम्ब्रियोनिक लाइफ में मैं तुम्हें बता रही हूं, ठीक है ना, सब कुछ। ये माइटोटिकली डिवाइड करके ये सारी तुम्हें oogonia दिख रही है। अब मैं कह रही हूं मैम यही oogonia जैसे हम पढ़ते हैं, ग्रोथ हुई मैम, ग्रोथ हुई, साइज में इंक्रीज हुआ, तो मैम यही oogonia कन्वर्ट हो गई इनटू मैम प्राइमरी oocyte। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गई मैम? प्राइमरी oocyte। प्लॉइडी सेम 44 + XX, पिंक कलर से लिखते हैं, प्लॉइडी सेम 44 + XX। इसको क्या बोला मैंने? इसको बोला प्राइमरी oocyte। इस साइड लिखती हूं, इसको क्या बोला मैंने? प्राइमरी oocyte। एंड आई कैन स्टार्ट इट कि यार मैम ये प्राइमरी oocyte इज प्रेजेंट विद इन द प्राइमरी फॉलिकल, जिसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल है। अब बेटा कंपेयर करो स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पेज खोल के रखो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ते हो, तुमने स्पर्मेटोगोनिया से चालू किया, वो भी माइटोटिकली डिवाइड कर रही थी, उसमें साइज इंक्रीज हो रहा था, तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ oogonia का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो रही है, वो भी 2n, ये भी 2n।
उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चालू होता है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, दो इक्वल साइज के जो डॉटर सेल्स बनते हैं आपके। अब आप देखते हो बेटा यहाँ पे भी मियोसिस 1 चालू होती है प्राइमरी oocyte में, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो रिडक्शनल डिवीजन है, पहली बात तो वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हुई, वो तो प्यूबर्टी में ही होगा जो भी कार्यक्रम होगा, यहाँ एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही हो रहा है, मैं फीटल लाइफ में ही बोल रही हूँ। ये प्राइमरी oocyte फीटल लाइफ में ही मियोसिस 1 चालू करती है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाती है, अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने का मतलब होता है रुक जाना। अगेन अ डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में पहली बात तो ये रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे हुई, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हो जाती है, वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है, यहाँ प्राइमरी oocyte में होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब वो रुकती नहीं है, हॉल्ट नहीं होता है। अगर वो चालू हुई तो वो कंप्लीट हो गई। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हैप्लॉइड वाले, 22+X, एक 22+Y। लेकिन यहां पे जब ये प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 चालू होता है तो ये रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। इट इज अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैम कि यार ये ना मैम मियोसिस 1 चालू तो कर रही है, मियोसिस 1 स्टार्ट्स बट नॉट कंप्लीटेड, बट अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गई। तो बेटा जब कंप्लीट हुई ही नहीं तो मैं तो यही लिखूंगी ना कि अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, जिसकी प्लॉइडी 44+XX ही है, जो कि अरेस्टेड वाली प्राइमरी oocyte है, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 वाली, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ही है। बताइए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। जब एक फीमेल बेबी पैदा होती है, फीमेल फीटस, एक फीमेल बच्ची का जन्म होता है, तो वो इसी प्राइमरी oocyte और इसी प्राइमरी फॉलिकल के साथ में पैदा होती है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसे एट द, और मैं बहुत क्लैरिटी के साथ में तुम्हें बता रही हूं धीरे धीरे, ठीक है ना। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक बच्ची इसी प्राइमरी फॉलिकल के साथ में पैदा होती है, विच इज हैविंग द प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। गॉट माई पॉइंट? और वो जो कपल ऑफ मिलियन oogonia वाला पॉइंट था वो हम यहां पे लिखेंगे अब, ठीक है ना। a couple of million oogonia, a couple of million oogonia यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन, कपल का मतलब ही 2 मिलियन यानी अराउंड 20 लाख, आर प्रेजेंट इन ईच fetal ovary during the embryonic life, during the embryonic life, no more oogonia added after birth, oogonia converts into primary oocyte. हमारा बेटा ये वाला टाइम पीरियड हो गया है खत्म। टाइम पीरियड, अरे भाई ये वाला टाइम पीरियड, अभी लेक्चर का टाइम पीरियड नहीं, ये वाला टाइम पीरियड हो गया है खत्म, यानी कि टिल बर्थ। अब जब हम पैदा हुए तो हम इसके साथ में पैदा हुए, इस प्राइमरी oocyte के साथ में पैदा हुए, जो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड है, जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है। ये आप लिखिए, फिर अगले स्टेज पे हम जाएंगे, ठीक है ना। डन डन, हाँ डन डन कर लीजिए मेरे प्यारे स्नेक्स। हमारे पास कितने मिलियन oogonia थे बेटा?
उतने मिलियन हमारे पास बेटा सोचो प्राइमरी oocyte भी रहे होंगे, यानी इतने सारे हमारे पास बेटा फॉलिकल्स भी रहे होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जब एक फीमेल पैदा हुई तो वो इस प्राइमरी oocyte इस फॉलिकल के अंदर था, इसके साथ में पैदा हुई। जन्म से लेके प्यूबर्टी आने तक, यानी कि मैं कह सकती हूं पूरे चाइल्डहुड में फर्दर कोई चेंजेस नहीं होते। एक फीमेल ये प्राइमरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte के साथ में जो पैदा हुई होती है, चेंज होता है लेकिन वो पॉजिटिव चेंज नहीं होता। अभी बताती हूँ क्या होता है। जब वो पैदा हुई, जब तक वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, जब तक उसके GnRH FSH LH हार्मोन्स नहीं आए, पूरे चाइल्डहुड में ये एरेस्ट वेरेस्ट कुछ रिलीज नहीं होता है बेटा, फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि ये जो इतने सारे फॉलिकल्स थे इनकी डेथ होती रहती है, कई सारे फॉलिकल्स की, जिस कारण से एनसीईआरटी ने ये लिखा है जब तक वो फीमेल प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो केवल मात्र मिलियंस में से 60,000 से 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्यूबर्टी आने तक यानी पूरे चाइल्डहुड में एक ही चीज हुई, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, फॉलिकल्स की डेथ, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तो अगर मैं अगला टाइम पीरियड लिखूंगी बेटा, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया है। सेकंड टाइम पीरियड बेटा आपको ये लिखना है, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूं ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैंने तो इतना बड़ा बड़ा बना दिया है, बट ठीक है तुम्हें दिखना भी तो चाहिए ना। तो मैं अगर बेटा अगला टाइम पीरियड लिख रही हूं मैं बर्थ टिल प्यूबर्टी, और मैं नेक्स्ट पेज में इसे लिखूंगी, यहां नहीं लिखूंगी, बर्थ टिल प्यूबर्टी। सो वी आर गोइंग टू राइट इन नेक्स्ट पेज, ओके। डब्बा बनाते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, डेवलपिंग एग, या oocyte specifically, and we are going to talk about the follicles। ठीक है, अब मैं कौन से टाइम पीरियड की बात कर रही हूं मैम? बच्ची पैदा जब हुई, बर्थ टिल प्यूबर्टी, दैट मीन्स उसका पूरा बचपन, चाइल्डहुड, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड। नाउ व्हेन शी इज बोर्न, सपोलो, तुम्हें फिर से क्या लिखना है पता है? यहां से एरो लगाना है तुम्हें, क्योंकि हम जब पैदा हुए तो किसके साथ में पैदा हुए तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना, तो यहां से एरो लगा के ये वाली स्टेज लिखो, यहां से एरो लगा के यही सेम लिखो ना। हम जब पैदा हुए तो वी आर बोर्न विद दिस फॉलिकल, this is the sorry we are born with this oocyte which is the primary oocyte, ploidy 2n which is actually the primary oocyte, 44 plus XX, meiosis 1, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड प्राइमरी oocyte है ये। और किस फॉलिकल के साथ में हम पैदा हुए? प्राइमरी फॉलिकल के साथ में हम पैदा हुए। मैं कह रही हूं इस दौरान केवल एक ही चीज हुई, वो चीज ये है कि फॉलिकल्स की डेथ, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकुलर एट्रेशिया। ये थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है मैंने। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड स्टेज प्राइमरी oocyte प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी फॉलिकल। एक बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क। During childhood, follicular atresia takes place। follicular मतलब follicles की, atresia का मतलब होता है डेथ, यानी कि डेथ ऑफ follicles, डेथ ऑफ follicles occurs and by puberty बेटा ओनली बेटा 60K मतलब 60,000, 60K to 80,000 follicles are left in each, ठीक है ना, follicle are left in each fetal ovary। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल,
60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच फीटल ओवरी। मुझे नहीं लगता किसी को कोई दुख दर्द समस्या है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में पढ़ा। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ओगोनिया थे, 2 एम्प्लॉयडी थी, माइटोटिकली डिवाइड कर रही थी, 2 मिलियन ओगोनिया, 2 मिलियन ओगोनिया, ओगोनिया कन्वर्ट हो गई प्राइमरी oocyte में, साइज इंक्रीज किया, प्लॉइडी अभी भी सेम है, 2 एम्प्लॉयडी है, 44 प्लस XY वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मौजूद है। एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही बेटा उस प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 चालू हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अरेस्ट हो गया प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। जब पैदा हुई एक फीमेल तो उस प्राइमरी oocyte जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर थी, जो कि अरेस्टेड है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, उसके साथ में वो पैदा हुई। पूरे चाइल्डहुड में कोई बेटा अरेस्ट रिलीज नहीं हुआ, बल्कि जितनी फॉलिकल्स इतनी मिलियंस में थी वो फॉलिकल्स की डेथ हुई, एट्रेशिया हुआ, और जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंची तब तक उसके पास केवल 60,000 से 80,000 के बराबर ईच फीटल ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल मौजूद थे। अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, जब प्यूबर्टी आएगी, GnRH होगा, FSH होगा, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि मैम अगला टाइम पीरियड है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब तक मेनोपॉज नहीं आ रहा, प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। सो द थर्ड टाइम पीरियड विल बी प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, ठीक है। क्या होगा मैम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज में? अब बेटा देखो हमारे पास है तो यही वाली, तो मैं ना बार बार एरो लगा के इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने चालू कहां से किया। जैसे मैंने बर्थ के टाइम पे भी यही वाली फॉलिकल, यही वाली एग लिखी हुई है, ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं जब हम पैदा हुए तो हम इसके साथ पैदा हुए, इसलिए ये बनाया। अब मैं बोल रही हूँ जब हम प्यूबर्टी पे आए ना बेटा, तो प्यूबर्टी पे हमने इसी से चालू किया ना, वी स्टार्टेड विद दिस, इसीलिए मैं इस स्ट्रक्चर को वापस से बना रही हूँ कि यार प्यूबर्टी के टाइम पे यही वाला प्राइमरी oocyte मौजूद था जो 2n वाला था, इसी से तो हमने स्टार्ट किया ना, इसी से तो हमने चालू किया 44 प्लस XX, है ना, जो कि प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड था, जो कि प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मौजूद था। यहां से चालू किया, इसलिए मैं वापस से ये बनाती हूं, इसलिए मैं बोल रही हूँ लेक्चर्स अटेंड करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि PDF से बच्चे पढ़ते हैं ना क्लास बिना अटेंड किए, फिर उनको रिलेट करना मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई वांट टू टेल यू हर एक टाइम पीरियड में अपन ने चालू कौन से स्टेज के साथ में करा है। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट मियोसिस कब रिलीज होती है? रिलीज का मतलब होता है कंप्लीट कब होती है। सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी बेटा जी, when there is the increase in level of GnRH, ये ज्यादा तो FSH ज्यादा, LH ज्यादा, इस टाइम पीरियड के दौरान, प्यूबर्टी के दौरान एक्चुअल में ये जो प्राइमरी oocyte है इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कब कंप्लीट हुई, कब रिलीज हुई? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन हार्मोन। बट लेट मी आल्सो टेल यू, जब प्यूबर्टी आती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स की भी तो ग्रोथ हो रही है ना। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है दे विल हैव मोर नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बिकॉज FSH का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही है। यू रिमेंबर फॉलिकल का स्ट्रक्चर अभी खोल के देखो, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होती है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte होती है, और टर्शरी फॉलिकल, बेहतरीन एक चीज बता रही हूं मैं आपको, टर्शरी फॉलिकल में मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इसीलिए लिख रखी है बिकॉज आप देखोगे यही वो टर्शरी फॉलिकल होता है जिसके अंदर प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करती है। यानी कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte तुम्हें दिख रही थी, इसी टर्शरी फॉलिकल में जो प्राइमरी oocyte होती है, यानी कि इसमें प्राइमरी oocyte तो तुम्हें दिख ही रही है, but within the tertiary follicle this primary oocyte will complete its first meiotic division। इसीलिए प्राइमरी भी दिख रही है इसके अंदर, सेकेंडरी भी दिख रही है मजेदार कॉन्सेप्ट। within the tertiary follicle primary oocyte will complete its first meiotic division। got it? अब एक और डिफरेंस बताती हूं मैं तुम्हें, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस में जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट करती थी तो जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही होता है। मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, वहां एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड बराबर साइज के, जैसा मियोसिस में होता है, मियोसिस 1 में बराबर साइज के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। अगेन और डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इन केस ऑफ बेटा oogenesis अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन,
अब जब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करती है ना तो इक्वल डिवाइड नहीं करती, जैसा यहाँ पे, वहां पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं ना, यहाँ जब ये डिवाइड करती है तो इक्वल साइज में पहली बात तो डिवाइड नहीं कर रही है, एक बहुत छोटा होता है, एक बड़ा होता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म है, रीजन भी बताऊंगी आगे। जो छोटे साइज का है उसे तुम सेकेंडरी oocyte नहीं बोलते हो, उसे तुम बोलते हो पोलर बॉडी। ये पहली पोलर बॉडी है इसीलिए इसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, और जो बड़े साइज की बनी ना उसे सेकेंडरी oocyte बोलते हो। यानी कि यहाँ एक प्राइमरी oocyte से केवल एक ही सेकेंडरी oocyte बन रही है, वहां एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। मैं रिलेट बहुत अच्छे से कर रही हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम अपने बेटा कितने अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, मैं बिना नोट्स के तुमको रिवाइज करवा रही हूँ, तुम अपने नोट से देख देख के इसे रिवाइज तो कर ही सकते हो बेटा। आई एम कंपेयरिंग इट सो दैट ये तुम्हें कंसेप्चुअली सारी चीजें समझ में आ जाए, तुम डिफरेंसेस खुद ही बेटा लिख सकते हो, तुम्हें अलग से डिफरेंसेस करने की जरूरत नहीं है। सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन कि यार देखो, मैंने कहा कि ऑब्वियसली अब प्यूबर्टी आई तो फॉलिकल्स भी ग्रो कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल। अब तुम्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम ऑलरेडी बना चुके हो बेटा जी, पीछे की ये दिखती कैसी हैं, इससे बनी तुम्हारी टर्शरी फॉलिकल, और एक्चुअल में यही वो फॉलिकल है मेरे प्यारे सपोले जिसके अंदर ये प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर दिया। पहले मैं इसे ना कंप्लीट करा देती हूं, तो मैं यहां साइड में लिखती हूं मियोसिस 1, मियोसिस 1 completed at puberty। बट मेरे प्यारे स्नेक्स अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं, लेकिन बनेगा तो हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 से हैप्लॉइड सेल्स ही बनती है, और एक बड़े साइज का, दिस इज n, दिस इज ऑल्सो n, दिस इज 22 प्लस x एंड दिस इज ऑल्सो 22 प्लस x। बट इसे अपन कहते हैं सेकेंडरी oocyte जो बड़े साइज वाला है, और इसे अपन कहते हैं बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो ह्यूमंस के केस में फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती है, ह्यूमंस के केस में दिस डज नॉट डिवाइड, बट इन अदर एनिमल्स, अदर वर्टिब्रेट्स पोलर बॉडी भी डिवाइड करती है, और डिवाइड करके बेटा 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। लेकिन ह्यूमंस के केस में दिस डीजनरेट, तो अपने केस में डिवाइड नहीं कर रही है, बट अदर एनिमल्स के केस में कह सकते हो कि फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करती है, ठीक है ना। एनीवे तो हमारे केस में हम सिर्फ इसकी बात करेंगे जिसे मैं सेकेंडरी oocyte बोल रही हूं, और मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगी बेटा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे एरो डाल के लिख रही हूं, और मैं यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिख रही हूं कि मैंने क्या बोला, जो मैंने बात बोली है उसको लिखेंगे भी, जो कि स्टार मार्क करके लिखेंगे, प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle, within the tertiary follicle, within the tertiary follicle completes its first meiotic division। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट meiotic division। आप पहले यहां तक लिखिए आराम से, टेक 1 मिनट टाइम, फिर हम चालू करेंगे। यही पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अब इसमें बेटा मियोसिस 2 चालू होगी, अभी बताती हूँ। डन डन आडन डन कर लो पहले। जब डन हो जाएगा बेटा थम्स अप, ठीक है ना। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, एंड मैंने कल की क्लास में तुम्हें कहा था कि यू लव दिस टॉपिक, मजा आएगा तुम्हें, है ना। बस वही है, अटेंशन कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, इजी है। डन, एवरीबॉडी डन। डन है बेटा। अब देखो सेकेंडरी oocyte एक,
कहां लिखा है मैंने प्राइमरी oocyte? एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनी, एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनेगी, क्योंकि एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी है, विच हम कह सकते हैं डीजेनरेट्स इन ह्यूमंस, है ना। अदर वर्टिब्रेट्स में इट कैन डिवाइड। अब मैम हमारे पास वाई की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस में भी समझाया था, मेल स्पर्म के पास वाई की पॉसिबिलिटी है, अपने पास तो है ही नहीं, अपने पास तो बेटा बनेगा ही एक्स वाला। दिस इज द सेकेंडरी oocyte। तो ये सेकेंडरी oocyte किसके अंदर अपना डिवीजन कंप्लीट किया बेटा? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। विद इन द टर्शरी फॉलिकल बेटा इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, एंड फिर यहीं से वो चालू कर देता है बेटा क्या? मियोसिस 2। जैसे कि तुम देखोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 चालू होता है, वहां 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे, तो वो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, दूसरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड, क्योंकि एक तो वो अरेस्ट भी नहीं होगी, मियोसिस 2 चालू होगा तो कंप्लीट हो जाएगा और इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगी। बट हमारे केस में सेकेंडरी oocyte एक ही है। सेकेंडरी oocyte अब फॉलिकल भी डेवलप कर रही है बेटा, यहाँ पे जो ये सेकेंडरी oocyte है जो टर्शरी फॉलिकल के अंदर है, ये मियोसिस 2 अब चालू कर रही है, फॉलिकल भी ग्रो करिए, फॉलिकल इज ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल भी ग्रो करेगी। लेकिन बेटा यही सेकेंडरी oocyte जो मियोसिस 2 चालू करेगी, दिस मियोसिस 2 विल नॉट बी कंप्लीटेड, अगेन मियोसिस 2 विल बी बेटा अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। इट डज नॉट कंप्लीट इट meiotic division, it starts its division but it is again arrested in metaphase 2 of meiosis 2। तो पहला अरेस्ट प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 में हुआ जो प्राइमरी oocyte में हुआ, दूसरा अरेस्ट होता है सेकेंडरी oocyte में मेटाफेज 2 ऑफ meiosis 2। और लेट मी टेल यू, ये अरेस्ट तब तक अरेस्ट रहेगा जब तक एक स्पर्म इस oocyte को कांटेक्ट ना करे, जिससे तुम्हें एक इंफॉर्मेशन मिलती है फीमेल में जब जब ओव्यूलेशन होता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है ग्राफियन में से, अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2 ऑफ meiosis 2। हम ओवम नहीं रिलीज करते ओव्यूलेशन के वक्त में, क्योंकि ओवम बनता ही तब है, ओवम तब बनेगा जब स्पर्म आएगा। ये meiosis 2 तभी रिलीज होती है जब स्पर्म का कांटेक्ट हो, विच इज वाई एक्यूरेट जो चीज ओव्यूलेशन के वक्त में रिलीज होती है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है जो meiosis 2 ऑफ मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है विद इन द ग्राफियन फॉलिकल। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटा कि यहाँ चालू तो हुई, अगेन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ meiosis 2 starts बट अगेन अरेस्टेड, फिर से अरेस्ट हो गई बेटा, तो अगेन ये कंप्लीट तो हुआ नहीं, ये क्या हो गई बेटा? इसको मैं अभी भी एन ही लिखूंगी, इसकी प्लॉइडी बेटा 22 प्लस एक्स ही लिखूंगी, ये सेकेंडरी oocyte ही लिखूंगी, मेटाफेज 2 meiosis 2 में अरेस्टेड ही लिखूंगी। और तुम्हें अभी ग्राफियन फॉलिकल भी दिख रहा है, वैसे फॉलिकल भी तो ग्रो कर रही है ना एट द सेम टाइम, अब तुम्हें ग्राफियन फॉलिकल भी दिख रहा है, ठीक है ना। अब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो बेटा अरेस्टेड oocyte है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ये अरेस्टेड oocyte है meiosis 2 मेटाफेज 2 में, एक्चुअल में अब ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करती है तो यही oocyte बेटा निकलता है। लेकिन मैं तुम्हें पूरा गेमेटोजेनेसिस पढ़ा रही हूं, तो मैं तुम्हें गेमेटोजेनेसिस पूरा बताऊंगी ना, ओवम कैसे बना, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रही क्योंकि ये तो है ही नहीं अभी हमारे केस में, हम बात कर रहे हैं इस oocyte की। पहला अरेस्ट रिलीज होता है एट प्यूबर्टी, सेकेंड अरेस्ट रिलीज होगा अपॉन कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म। तो मैं तुम्हें इसका अरेस्ट रिलीज करके ही बताऊंगी, जब स्पर्म आया तो क्या होगा। जब स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को कांटेक्ट करेगा, हम ओवम बना के देखेंगे ना, तो हम इस अरेस्ट को रिलीज करके बनाएंगे आगे, कि जैसे ही इसको स्पर्म कांटेक्ट करेगा ना बेटा, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनिए, नी 2019 में शायद ये सवाल पूछा गया था या 2020 में, ठीक है ना, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूं। अब मैम ये अरेस्ट हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है एक्चुअल में यही सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, मैं पॉइंट ही लिखवाऊंगी भी आगे। लेकिन जब इसे बेटा स्पर्म कांटेक्ट करेगा, तुम बनाओगे इसे अपॉन कांटेक्ट ऑफ स्पर्म, जब इसे अब इसे मान लो ये oocyte है,
इसे मान लो ये स्पर्म है, जब स्पर्म इसे कांटेक्ट करता है ना बेटा, फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन तब कंप्लीट होगी जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। दोनों मतलब किसके, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस अल्टीमेटली फ्यूज कर गया, फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन तो ओवम के साथ होती है, सेकेंडरी oocyte के साथ नहीं होती है। अभी क्या है, सेकेंडरी oocyte है। जैसे ही बेटा सेकेंडरी oocyte को स्पर्म कांटेक्ट करता है, पहले ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगी, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, अगेन अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। अब एक छोटी साइज की सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक बड़े साइज का ओवम बनेगा। अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यानी कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte पहले अपना डिवीजन कंप्लीट करती है। अपॉन कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म, a small size second polar body is formed, a large size haploid ovum is formed. जब ओवम बन जाएगा तब जाके तो बेटा ये स्पर्म ऑफ ओवम न्यूक्लियस मिलेंगे, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड that meiosis 2 is actually completed before completion of fertilization. obvious सी बात है, पहले तो बेटा meiosis 2 कंप्लीट होगी तब जाके पहले ओवम बनेगा ना, ओवम के साथ ही तो फर्टिलाइजेशन होगी, oocyte के साथ थोड़ी होगी। सही है ना। अब लास्ट बेटा मैं फ्लो चार्ट कंप्लीट करती हूं, यानी कि स्पर्म के कांटेक्ट होने पर ही ये जो अरेस्टेड meiosis 2 है, मेटाफेज 2 में जो अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज होती है। मेरे ख्याल में तुमने बेटा बना लिया होगा, तो अपॉन कांटेक्ट कर लिया ना, तब उसके नीचे तुम ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाओ कि अब क्या होगा मैम। अब हम लिखेंगे अपॉन कांटेक्ट ऑफ स्पर्म, अपॉन कांटेक्ट ऑफ स्पर्म meiosis 2 completed, meiosis 2 completed, but again बेटा अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल ही डिवीजन हो रही है। वैसे मैं ये अनइक्वल डिवीजन मैं बेटा तुम्हें पॉइंटर्स में भी लिखवाऊंगी, जिसमें बनेगा एक छोटू साइज का सेकेंड पोलर बॉडी एंड एक बड़े साइज का ओवम। दिस इज अगेन 22 प्लस एक्स, दिस इज ऑल्सो 22 प्लस एक्स एंड दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी। पहले जो बनती है वो फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरा जो बनती है वो सेकेंड पोलर बॉडी। दिस इज ओवम। मस्त, मजा आया, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें बहुत मजा आया होगा और तुम्हें सब कुछ क्लैरिटी के साथ में समझ में आया होगा। अब तुम्हें मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी ना तो बहुत इजी लगेगी तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग, बट मैं अभी नहीं कराऊंगी, पहले मैं कुछ पॉइंटर्स लिखवाऊंगी ना। तो मैं सबसे पहले तो बेटा एक पॉइंट ये लिखवाना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मैं पॉइंट लिखवाना चाहती हूँ वो ये है कि अपॉन ओव्यूलेशन, अपॉन ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte, ये तुम्हें ना रिवीजन में काम आएंगे। वैसे तो एक स्टूडेंट की खुद की जिम्मेदारी है कि वो ये सारे पॉइंटर्स लिखे, बट मैं इसलिए लिखवा रही हूँ रिवीजन के वक्त में ना तुम ये वाले पॉइंटर्स भी एक बार फटाफट से देख लोगे ना तो रिवीजन हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन meiosis 2 या मेटाफेज 2 meiosis 2, मैंने पहला दूसरा उल्टा कर दिया, कोई नहीं, इज रिलीज्ड, ये ओव्यूलेशन के वक्त में रिलीज होता है। अब एक पॉइंट जो वो सारे लिखे हुए हैं पर मैं तुम्हारे बस उसके लिए बेटा कन्वीनियंस के लिए लिखवा दे रही हूं कि meiosis 1 स्टार्ट कब हुआ बेटा फीमेल में। पहली बात तो स्टार्ट हुआ प्राइमरी oocyte में, और स्टार्ट कब हुआ फीटल लाइफ में, और अरेस्ट कब हुआ, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 meiosis 1, सब कुछ लिखा हुआ है वहां, बस मैं तुम्हारे लिए लिख दे रही हूं, ठीक है। meiosis 1 रिलीज कब हुआ, meiosis 1 रिलीज कब हुआ, एट प्यूबर्टी, ठीक। दूसरी बात meiosis 2, meiosis 2 चालू कब हुआ, किस में हुआ, सेकेंडरी oocyte में। अरेस्ट किस में हो गया, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 meiosis 2, और रिलीज कब हुआ, रिलीज्ड अपॉन
contact of sperm before completion of fertilization. Before completion of fertilization. और जो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो यही रिवीजन वाले पॉइंट्स है बेटा, सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना. ये पोथियां खुद बनानी चाहिए. अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम कितना लिखवाते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही लिखवा रही हूँ कि तुम्हारे रिवीजन में हेल्प हो. मेरे को थोड़ी लिखवाना है, मैंने तो फ्लो चार्ट तुम्हें बनवा दिया है, सारे पॉइंटर्स उसमें लिखे हुए हैं. मैंने इसलिए लिखा ताकि तुमको रिवीजन करना हो ना, तो तुम ये पॉइंट से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना. अच्छा सुनो मेरी बात, क्या मैं बोल रही थी, बोल क्या रही थी मैं? कभी कभी ना मैं एकदम से जब दूसरे बात बोलने लगती हूँ तो मैं पहली बात भूल जाती हूँ. क्या मैं बता रही, हाँ, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो होता है वो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मैंने तुम्हें स्पर्मेटोजेनेसिस में ही बता दिया था कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसीलिए क्योंकि बेटा अल्टीमेटली जाइगोट के पास तुम्हें चाहिए ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म, है ना, क्योंकि स्पर्म के पास तो है ही नहीं, तो किसी को तो चाहिए ना बेटा कि साइटोप्लाज्म रहे. इसीलिए बेटा देखो बायोलॉजिकली ऐसा होता है, नेचर ने ऐसा ही बनाया है कि अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो सो दैट साइटोप्लाज्म बल्क में बेटा अवेलेबल हो इन द ओवम एंड इवेंचुअली इन द जाइगोट. So that is the reason why there is an unequal cytoplasmic division. Okay, हम लिख लेते हैं unequal cytoplasmic division. unequal cytoplasmic division का रीजन ये है to retain bulk of cytoplasm in ovum and eventually in future zygote as sperm has least, absent तो नहीं होता है, least cytoplasm. डन कर लीजिए. एक टेबल बनाएंगे और डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताया आप खुद से भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना. आप ट्राई कर सकते हो खुद से लिखने का. मैं तुम्हें फटाफट से एक बार डिफरेंसेस लिखवा देती हूँ, एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बेटा. एक oogonia से अल्टीमेटली एक प्राइमरी oocyte से अल्टीमेटली एक ही ओवम बना, एक प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बना, एक सेकेंडरी oocyte से एक ही ओवम बना. मेल्स के केस में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स बनते हैं. फीमेल में 1-1-1 होता है, याद रखना, ठीक है ना. डन कर लीजिए, डन. डन, एवरीबडी डन, वेरी गुड यार. एक टेबल बनाते हैं, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के बेटा ये टेबल बना लो, या थोड़ा सा नॉर्मल कर देना, एसी बहुत ठंडा हो गया. थैंक यू. आधे पेज के स्पेस में हो जाएगा अगर तुम सोच रहे हो ये गंदा सवाल मुझसे पूछने के लिए, ठीक है ना, तो आधे पेज में हो जाएगा. आता है तुम्हें, मैक्सिमम पॉइंट्स तुम खुद से लिख पाओगे. वी आर राइटिंग spermatogenesis and we are writing oogenesis. ठीक है. ऑफ कोर्स मैम, पहला पॉइंट स्टार्ट्स कब हुई, प्यूबर्टी. ऑफ कोर्स मैम, स्टार्ट कब हुई, फीटल लाइफ या एम्ब्रियोनिक लाइफ. ऑफ कोर्स मैम, कंटिन्यूस इवन इन ओल्डर मेन, मतलब पॉज नहीं हो रही है, सच रुक नहीं रही है. स्टॉप्स एट मेनोपॉज, फिर
नंबर 3, यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि जो रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस 1, यहाँ पे जो रिडक्शनल डिवीजन है वो प्यूबर्टी के टाइम पे चालू हुआ। यहाँ पे जो रिडक्शनल डिवीजन था वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही चालू हो गया। यहाँ पे जो बेटा मियोटिक डिविजन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे जो मियोटिक डिविजन्स होते हैं वो रुकते रहते हैं, मतलब इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस 1 starts at puberty, और लिखेंगे मियोसिस इज कंटिन्यूअस, मियोसिस इज अ continuous process, no arrest guys। यहां पे हम लिखेंगे रिडक्शनल डिवीजन, यहां पे लिखेंगे रिडक्शनल डिवीजन स्टार्ट्स इन fetal life, यहां पे लिखेंगे नंबर 4 meiosis discontinuous, ओके discontinuous, ओके। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, यहाँ इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होते हैं, यहाँ इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स होते हैं बेटा, ओके। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक और डिफरेंस है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक लास्ट डिफरेंस बेटा हमें ये लिखना है, एक लास्ट डिफरेंस हमें बेटा ये लिखना है, दैट डिफरेंस इज इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तुम देखोगे लास्ट स्टेप में डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट होता है, डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन ऑफ गैमीट होता है, विच इज एक्चुअली स्पर्मियोजेनेसिस वाला स्टेप। द स्पर्मेटिड, गोल गोल स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होती है इनटू स्पर्म, ऐसा कन्वर्जन होता है ना, डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन स्टेप जैसे बोल रहे हो, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है, दैट इज अनदर डिफरेंस, बस वो लास्ट डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट आकार, ओके। कभी कभी मेरे को ऐसे बोलने का मन करता है, मजा आता है, अकर यानी कि स्पर्मेटिड जैसे स्पर्म में कन्वर्ट हो रही है, यहां नो डिफरेंशिएशन, बस दैट्स इट। पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा, फिर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, दैट्स इट। डन डनाडन डन कर लीजिए भाई। यहां होती है एक बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन टॉपिक की बेटा समाप्ति, पर इस टॉपिक को अब हम एनसीईआरटी जब तक नहीं करेंगे तब तक बेटा हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें एनसीईआरटी करनी ही है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डन डनाडन डन कर लीजिए बेटा। कुछ नहीं, तुम लोग कुछ कुछ तो देख रहे हो, ऐसे क्या देख रहे हो, शेड्यूल देख रहे हो क्या, है ना। डन डनाडन डन एवरीबॉडी, डन डनाडन डन। अब एनसीईआरटी सारे बच्चे जितने प्यार से पूरा लेक्चर पढ़ा, जितनी अच्छी तरीके से हमने सब कुछ कंपेयर करके पढ़ा, उतनी ही अच्छी तरीके से भी एनसीईआरटी को रीड करने का है। एनसीईआरटी खोलिए अपनी, ठीक है, एनसीईआरटी खोलिए। ये कहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, यहीं से होगा स्टार्ट बेटा, शायद, मेरे को नहीं पता, ये मेरी तो एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने यहीं से लिया है, तो यहीं से होगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग। oogenesis खोलो, जहां पे भी दिया हुआ है। The process of formation of mature female gamete is called as oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis. Differences हमने already लिख लिए हैं। oogenesis starts in the embryonic developmental stage, fetal life में, where a couple of million oogonia, यानी कि gamete mother cell, जैसे वहां spermatogonia थे, are formed within each fetal ovary,
नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। ये जो जितनी भी माइटोटिक डिवीजन चल रही थी वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही होती है, उसके बाद और कुछ नहीं ऐड होता जन्म के बाद। These cell starts division, they enter into the prophase 1 of meiotic 1 and gets temporarily arrested at that stage called as primary oocyte। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो ये बहुत गंदी तरीके से दिया हुआ है, ये बात एक्चुअल में प्राइमरी oocyte की ही कर रहे हैं, कह रहे हैं ना these cell starts division, they enter into the prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at a stage called primary oocyte। एक्चुअल में यही कहना चाह रहे हैं कि ये oogonia बेटा डिवाइड करती है, ये oogonia का कन्वर्जन एक्चुअल में प्राइमरी oocyte में होता है क्योंकि साइज इंक्रीज हुई, एज सच कोई अदर डिफरेंस नहीं हुआ, यही oogonia एक्चुअल में साइज इंक्रीज करती है तो प्राइमरी oocyte बनता है। एंड फिर यही प्राइमरी oocyte बेटा मियोटिक डिवीजन चालू करती है, अरेस्ट हो जाती है इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cell, a layer of granulosa cell। हर एक प्राइमरी oocyte a layer of granulosa cell से सराउंड हो जाता है, जिसे तुम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हो, तो प्राइमरी फॉलिकल का फीचर बताया हुआ है यहाँ पे। फिर बोला अ लार्ज नंबर ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पे बेटा इतनी अच्छी तरीके से तो बताया नहीं होगा कि पैदा हुए तो क्या हुआ, चाइल्डहुड में क्या हुआ, बट अब तुमने क्योंकि अच्छे से पढ़ लिया तुम रिलेट कर पाओगे। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी पूरे चाइल्डहुड में जिसके साथ में तुम पैदा हुए थे प्राइमरी फॉलिकल के साथ में, बहुत सारे की डेथ हो गई, प्यूबर्टी के वक्त में सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचे हुए हैं इन ईच ओवरी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यू थीका, जिसे सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल का फीचर बताया हुआ है कि ज्यादा नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आ गए, एक नई थीका लेयर आ गई, उसी को तुमने बोला बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फिर सून ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्शरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, छींक आ रही है भाई, बहुत ठंडा कर दिया यार रूम को। सॉरी, देखो, it soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled antrum। tertiary follicle की characteristic है बेटा antrum की presence। the theca is organized into theca interna, theca externa, ये भी तुम्हें tertiary follicle के अंदर दिख रहा है बेटा, theca externa, theca interna। it is important to draw your attention that at this stage, very important जो point मैंने आपको बताया, ये tertiary follicle वो stage होता है at which the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size, complete its first meiotic division। so within the tertiary follicle बेटा actual में first meiotic division complete होता है, which is unequal division, जिससे unequal size के cells बनते हैं, a large haploid secondary oocyte and a tiny first polar body। ठीक है, secondary oocyte retains bulk of nutrient rich cytoplasm, क्योंकि तुम्हें चाहिए बेटा फ्यूचर। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज, क्योंकि स्पर्म के पास ज्यादा नहीं है आगे बेटा, यही न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जाइगोट में चाहिए होगा तो ओवम oocyte के पास होना चाहिए। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट, हमारे केस में नहीं डिवाइड करता, लिख लो इन अदर वर्टिब्रेट्स इट डिवाइड्स। एनसीईआरटी में लिख लो वो डिवाइड कर जाएगा, इससे फर्दर दो और आपको सेल्स दिखेंगी। ठीक है, एट प्रेजेंट, अच्छा एनसीईआरटी खुद भी जवाब भी दे देती है, और जवाब देखो क्या दिया हुआ है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट इट। ठीक है, द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। तो ग्राफियन फॉलिकल में वही जोना पेलुसिडा तुम्हें दिख रही है, ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte, ब्रैकेट में लिख दिया है ओवम, सेकेंडरी oocyte और ओवम from the ovary by the process called as ovulation। can you list the differences? yes you can, हमने सारी differences लिखे हुए हैं। structures identify करने के लिए बस एक बार ही देख लेना, ये प्राइमरी फॉलिकल दिखाया हुआ है, ये टर्शरी फॉलिकल दिखाया हुआ है जिसमें एंट्रम दिखाया पहली बारी, ये ग्राफियन फॉलिकल दिखाया हुआ है, ये ओव्यूलेशन होते हुए दिखाया, ये कॉर्पस ल्यूटियम दिखाया हुआ है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक बार ही देखना बेहद जरूरी है बेटा। ठीक है, और ये वाली चीज तो बेटा आप ऐसे ही समझ सकते हैं, oogonia है, oogonia डिवाइड कर रही है, अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, उन्हीं में से कुछ कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बेटा स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है, यहाँ कंप्लीट करते हुए दिखाया हुआ है कि जब ये अरेस्ट वरेस्ट जब रिलीज हो जाती है तो अल्टीमेटली एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 चालू होती है, इन्होंने कंप्लीट करके दिखाया हुआ है कि जब कंप्लीट हो जाती है तो एक ओवम बन जाता है, एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है। चलो अब जल्दी से थैंक यू बोलो, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगली क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हम कुछ नीट में आए हुए अच्छे सवाल और कुछ अदर सवाल्स एक दो पोल में करेंगे और एक दो बस आंसर गोल करेंगे। ठीक है ना, और फिर
ये रिमझिम, रिमझिम ने अपनी बेटा रिमझिम छुट्टी की बरसात कर दी है, छुट्टी कर दो रिमझिम। है रिमझिम, नाम तो इतना प्यारा है रिमझिम। पूल करें फिर, करे पूल। हाँ, यस एवरीबॉडी, इस टॉपिक को घर जाके वापस से एक बारी पढ़ना, जरूर पढ़ना, और उस फ्लो चार्ट को जरूर जरूर बेटा आप बना के भी देखना। आपको सारी चीजें वैसे तो क्लास में ही मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बारी घर जाके जरूर से एक बारी करके देखना है, ठीक है ना। तो एक बारी बेटा हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन द पूल। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू डू इन द पूल इज दिस। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर पूल इज दिस। चलिए पूल करते हैं, 60 सेकंड का टाइम दे देते हैं पूल के लिए। चलिए, यस मैम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पूल। चलो यार बेटा, नेक्स्ट वीक बायोमोलिक्यूल्स का तपस्या सीरीज आएगा। मेरी कुछ यूट्यूब और दूसरी कुछ बैचेस की रिकॉर्डिंग्स थी, जिस वजह से मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स का तपस्या नहीं दे पाई इस वीक, बट वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ठीक है। जब भी आएगा मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगी और पैच में भी अपडेट कर दूंगी। एनिमेशन, कौन सी एनिमेशन चाहिए? कर दिया तुमने पूल में बेटा, पोल में तुमने किया होगा कुछ तो झोल, और फिर कहोगे कि हमने गलती से कर दिया आंसर गोल, जिसकी वजह से हमारे नंबर भी आ गए मैम गोल, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक बारी कि क्या कहती है बेटा ये टॉपिक। Reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी हमने डिफरेंसेस में लिखा है कि जो रिडक्टिव डिवीजन होती है, मियोसिस 1 होती है फीमेल गैमेटोजेनेसिस में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। मेल गैमेटोजेनेसिस में वो प्यूबर्टी के वक्त में चालू होती है। आपसे पूछा हुआ करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ए तो करेक्ट है, यानी कि ये हटा दो। The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females। Yes, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट meiotic division और second meiotic division में गैप्स बेटा अरेस्ट होता रहता है इन केस ऑफ फीमेल्स, बट इन केस ऑफ मेल वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इट इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स बेटा कंपेयर टू फीमेल। सो दिस इज ट्रू, यानी कि ए एंड बी आर ट्रू। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। किसने लिखा है सी ट्रू है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। गधों, मैंने नहीं बोला गधे, प्यारे सा बोलो। सुनो, प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन से एसोसिएटेड कहां है फर्स्ट पोलर बॉडी? फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है सेकेंडरी oocyte बनते वक्त में। फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 1 कंप्लीट करती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी और सेकेंडरी oocyte बनेगी। नलायकों, ये प्राइमरी oocyte है, जब ये डिवाइड करती है तो बनता है सेकेंड पोलर फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड सेकेंड क्यों बोल रही हूं मैं, एंड सेकेंडरी oocyte। सो एक्चुअल में फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, नॉट प्राइमरी oocyte। मुझे पता है तुमने किया होगा कुछ, तो मुझे पता है, मैं पूल में जानना चाहती हूं तुम्हारा पूल कैसा आया है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये नीट का सवाल है, देखिए लेस देन 50%। अभी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ा है। तुम जल्दीबाजी में करते हो बेटा मिस्टेक, ठीक है ना, और यहाँ पे गलती करके बोल देते हो अरे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। अरे यार थोड़ा आराम से करो क्वेश्चंस। पोल में आंसर देने का कोई बेटा अवार्ड नहीं मिल रहा है, आराम से किया करो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के, ठीक है ना। पूल के बेटा टॉपर्स को देख लेते हैं। आशीष, ये समोसा भाई, अब तू अपना नाम जलेबी रख ले भाई, बहुत दिन हो गया समोसा खाते हुए, नाम अब जलेबी रख ले। हमेशा ही समोसे यार, तू कब मिलेगा देखते हैं एक बारी। मासूम, वाह। डोगेश भाई, प्रियांशु, वॉटेवर, एंड कृष्णा, ये पता नहीं क्या नाम है, ब्रूस भाई, वाह। सफीना, दीज आर द, इसीलिए मैं बेटा पूल नहीं कराती, समझ रहे हो ना मेरी बात। हमारे यहाँ पे पूल में ना बहुत महारथी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए वॉटेवर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पूल में करा रही हूँ। ये इसको तो तुम ऐसे ही मार्क कर दो, इसे एक बारी बेटा कर लो मार्क, इसे एक बारी मार्क कर लो। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis इज इनिशिएटेड? oogenesis इज इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ। इसके लिए तो बेटा तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसे कर दीजिए ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन को पूल में करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, इसे पोल करा दूं। चलो स्टार्ट पोल, इसको करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट हैं बट oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है? ये तो दोनों के लिए करेक्ट है. रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये तो दोनों के लिए करेक्ट है, तो ए तो हमारा आंसर नहीं है, ए नहीं है. डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये बिल्कुल बेटा oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है बट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट्स वो स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना ये स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है, यानी बी तो सही है, बी तो सही है, बी तो सही है. Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cells population, ये बात भी सही है. meiosis continuous process होता है spermatogenesis में, but oogenesis में continuous नहीं होता, तो spermatogenesis के लिए ये करेक्ट है, oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है, यानी कि सी भी अपना आंसर है, सी भी अपना आंसर है, यानी कि इसे हटा दो. It is controlled by luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by anterior pituitary, ये दोनों के लिए करेक्ट है बेटा. ये ऐसा नहीं कि spermatogenesis में ही ऐसा होता है, oogenesis भी कंट्रोल्ड होती है बेटा इन हार्मोन्स की मदद से, तो यानी कि डी तो अपना आंसर नहीं है, यानी कि ठीक है. इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में इनिशिएट हुई, oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनिशिएट हुई, यानी कि दिस इज अगेन अ पॉइंट जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है, oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है. ऑप्शन हो जाएगा बी सी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1. वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो ये जो दोनों सवाल तुमने किए ना, ये मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1. ये जो दोनों सवाल तुमने किए ना बेटा, ये दोनों सवाल ऐसा सवाल नहीं था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट ये ऐसे सवाल थे जो आप आराम से तसल्ली से थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. समझ गए? चलिए, पूल तो तुम्हारा बेटा काम नहीं करता है ना, जब तुम्हें आंसर देना होता है तो पूल कहाँ काम करता है. चलिए, थोड़ा सा बेटा 50% के ऊपर आ गए हो. लीडर बोर्ड में अब रसमलाई भी आ चुकी है. एक बात कहूं तुम्हें, क्या बेटा यही सब है? हाँ, रसमलाई, समोसा, जलेबी, भटूरे, ते छोले, ते कुलचे, है ना, सारी जो आइटम्स है ना, मोमोज भी नाम रखते हैं बच्चे. हाँ, सही बता रही हूँ. आयुष, हमारी क्लास में शाहरुख खान पढ़ रहे हैं गाइस, हमारी क्लास में शाहरुख खान. हेलो सर. ठीक है, शाहरुख खान, रसमलाई, अच्छा समोसा, मासूम, हर्ष, ये क्या है, फीबस. ये देखो जानबूझ के भाई, चोखा बाटी एंड अनार खान. यार क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, ये बताओ. हाँ, अब तो भाई कल को कोई और भी आ जाएगा यहाँ, कोई वो नहीं है, मतलब यू नो एनीथिंग कैन हैपन. आज शाहरुख खान है, कल आमिर खान भी आएंगे, फिर सलमान खान भी आएंगे, सारे बेटा यहीं पे पढ़ रहे होंगे, नीट की तैयारी करेंगे, यू नो. चलिए करते हैं अब, चलो चुप रहो. क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं नहीं करा रही, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं कोई पुल नहीं करा रही हूँ, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो. मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है कवर्ड विद प्यूबिक हेयर. ए का हो गया 4. लेबिया मेजोरा जो होता है, फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू तो होता ही है, ठीक है, हम मार्क कर सकते हैं, बी का 2 मार्क कर सकते हैं. हाइमन जो होता है पार्शली कवर्स द वेजाइनाज ओपनिंग, सी का हो गया 1 कर सकते हैं. एंड क्लिटोरिस बेटा इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, डी का कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. टर्शरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड एंट्रम, बिल्कुल सही बात है मैम. प्राइमरी oocyte within the secondary follicle completes its first meiotic division, गलत बात है, within the tertiary follicle. Primary oocyte within the tertiary follicle completes its first meiotic division. First statement is correct, second statement is incorrect. Option 2 is the correct answer. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलिकल बेस्ड ऑन द गिवन कैरेक्टरिस्टिक, कि इसके पास थीका एक्सटर्ना है, इसके पास फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी हुई, यहीं से आप टर्शरी फॉलिकल मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी. फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो ही बेटा आपका फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, और यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी भी दिख रही है और मियोटिक 1 कंप्लीट भी हो रहा है, यानी कि टर्शरी फॉलिकल. ठीक है ना. थीका एक्सटर्ना तो चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. एट ओव्यूलेशन द oocyte इज रिलीज्ड एज, अगर करेक्ट मार्क करना है तो हमें करेक्ट मार्क करना पड़ेगा सेकेंडरी oocyte. oocyte इज रिलीज्ड एज सेकेंडरी oocyte, है ना. यहाँ पे बढ़िया होता अगर हम यहाँ पे लिख लेते अरेस्टेड होता मियोसिस 2 मेटाफेज 2,
है ना, लेकिन ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं सेकेंडरी ओसाइटी रिलीज होता है, ओवम बाद में बनता है, ठीक है ना। एट बर्थ फीमेल ओवरी कंटेन्स primary oocytes. At the time of birth, we have primary oocyte within the primary follicle arrested in the prophase 1 of meiosis 1. करते हैं ऑप्शन नंबर 2 और करते हैं बेटा आपको बाय बाय, टाटा बाय बाय, ठीक है, टाटा बाय बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम अगले दिन पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ अच्छा सीखा, ठीक है ना। और अब हम मिलेंगे सपोलो अगली क्लास में। इट वॉज वेरी वेरी नाइस वीक विद यू ऑल एज यूजुअल। बहुत मजा आया आप लोगों की क्लासेस में और काफी कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोग बेटा बहुत कुछ सीखे हो। मैंने दिखा रही लीडर बोर्ड बड़े आए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। अब पढ़ाई अच्छी कीजिए, जो आपको संडे का टाइम मिलेगा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। मुझे लग रहा है अब अगले वीक जब हम मिलेंगे तो अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा ना, दैट इज दिसंबर, द बेस्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। खामोशियां, गाना खामोशियां सुनाना है तुम लोगों को, खामोशियां नहीं सुनाया है मैंने तुम्हें। क्यों खामोश होना चाहते हो बेटा, वैसे ही तो जिंदगी में खामोशियां ही हैं तुम्हारे, है ना। कम से कम गाना तो मत सुनो, है। बट तुम्हें सुनना है तो मैं तुम्हें खामोशियां ही सुनाऊंगी, ठीक है। वैसे मैंने सुना था, मैंने सोचा था मैं तुम्हें जाने वो कैसे लोग थे सुनाऊंगी, बट मैं खामोशियां सुना देती हूँ तुम लोगों को, ओके। कि इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ाइए, मैंने तुम्हें नहीं सुनाया, सुनाया तो है, फिर से तुम्हें वो गाना सुनना है। वो गाना बहुत अच्छा है वैसे। किसी को हंसी बन गए सुनना है, किसी को लग जा गले सुनना है, ऐसा तो बेटा हो नहीं पाएगा। देखो, हंसी बन गए मैंने कल बोला था, तो हंसी बन गए सुना देती हूँ, ओके। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। ओ हाँ। बट मैं पुराना गाना सुना के तो जरूर जाऊंगी, भले मैंने तुम्हें एक बार सुना है, बट बहुत प्यारा गाना है तो सुना देती हूँ मैं, ठीक है ना। कि ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक ना कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स एंड आई रियली होप कि आप लोग मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ईश्वर करे आप लोगों को मेहनत करने की, और बेटा मेहनत करने की ही बेटा शक्ति दे, बिकॉज मेहनत करना है। आई हैव नथिंग टू से, दिस इज द ओनली थिंग आई कैन से। बेटा पढ़ाई करते रहो बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सर्दी वाला टाइम स्टार्ट हो गया, थोड़ी नीनी नीनी आएगी, बट नीनी नीनी नहीं करेंगे बेटा, वरना तो ठीक है ना। सो थोड़ा एक्टिव भी रखो, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया करो, कभी नींद आए पानी वानी पिया करो, थोड़ा कॉफी चाय वॉट एवर यू लाइक, एनीथिंग दैट यू लाइक बेटा, हैव इट एंड पढ़ाई, ठीक है ना। चलिए, खामोशियां अब अगले क्लास में। खामोश, 2 गाने सुनाने के बाद कैसे बोल सकते हो तुम लोग। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, बाय 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 बाय, अगले हफ्ते मिलते हैं, ठीक है। बाय 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 बाय।